अगर मुझे यूजीसी जैसे काले कानून पर बोलने से रोकेंगे तो मैं ऐसे ऐसे हजार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लात मार सकता हूं और मैंने मार दिया। यूजीसी, दुनिया जहान, ये सब कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा यही था कि मैं एक सामान्य वर्ग से आदमी था, सामान्य वर्ग का व्यक्ति था और सामान्य वर्ग का होना मुझे महंगा पड़ गया। इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम उस दल में रहें, एक ऐसे चंगू को रख लिए हैं और मंगू को रख लिए हैं जो समझिए कि उनकी पार्टी को नष्ट करके ही माने। और जिस तरीके से मैंने यूजीसी पर अपनी बात रखी थी, मैंने तो इस तरीके से बात रखी थी जिससे पार्टी का हित हो, पार्टी में और भी समाज के लोग जुड़े, क्योंकि एक जाति से तो पार्टी चलेगी नहीं। जेजेडी में देखिए ना कि जेजेडी में तो सब जितना ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक ही जाति के लोग, और किसी दूसरी जाति के लोगों का वहां पे स्थान ही नहीं है। यूजीसी पर जयसिंह राठौर को बोलना भारी पड़ गया। इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, नए प्रदेश अध्यक्ष को अब नियुक्त कर दिया गया है। तेज प्रताप ने कमेटी का पूरे तरह से खत्म कर दिया, उसके बाद से नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयसिंह राठौर है। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। क्या हुआ, क्या बातें हुई कि इस तरह से आपको पद से हटाना पड़ा, फिर उन्होंने दूसरे पे उस पद पे किसी और को मतलब नियुक्त किया? देखिए, ये मैं तो इतना कहूँगा कि यूजीसी, दुनिया जहान, ये सब कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा यही था कि मैं एक सामान्य वर्ग से आदमी था, सामान्य वर्ग का व्यक्ति था और सामान्य वर्ग का होना मुझे महंगा पड़ गया। मैं इतना ही जानता हूँ, सामान्य वर्ग का होना मुझे महंगा पड़ गया। उनके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम उस दल में रहें, उस दल को आगे ले जाएं, जिस तरीके से हम उस दल को आगे ले जा रहे थे, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन 26 तारीख के बाद से लगातार दल का जो ग्राफ है वो नीचे गिरते चला आया जी। क्योंकि उनके साथ क्योंकि नेताजी खुद ही कहते रहते हैं जयचंद और चंगू मंगू, लेकिन वो अपने साथ ही एक ऐसे चंगू को रख लिए हैं और मंगू को रख लिए हैं जो समझिए कि उनकी पार्टी को नष्ट करके ही मानेगा, पार्टी की गरिमा को धूमिल करके मानेगा, नेता की छवि को खराब करके मानेगा। तो देखिए, ये अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्दी ही इसका भी रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा। तो क्या आपका मानना है कि पार्टी में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? अब मेरा तो यही, मुझे तो देख के तो यही लगता है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर मैं हूँ और मेरे जैसे कोई सामान्य वर्ग के लोग हैं वहाँ पे, तो उनके साथ पक्षपात तो ज़रूर होता है और ये हो ही रहा है, ये हुआ ही। और जिस तरीके से मैंने यूजीसी पर अपनी बात रखी थी, मैंने तो इस तरीके से बात रखी थी जिससे पार्टी का हित हो, पार्टी में और भी समाज के लोग जुड़े, क्योंकि एक जाति से तो पार्टी चलेगी नहीं। आपको हर जाति धर्म के लोगों को पार्टी के अंदर जोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप एक जाति की बात कीजिएगा, एक ही व्यक्ति की बात कीजिएगा, तो ऐसे पार्टी तो नहीं चलेगी ना। और अगर आप मुझे मेरे समाज की बात करने से रोकेंगे, अगर मुझे यूजीसी जैसे काले कानून पर बोलने से रोकेंगे, तो मैं ऐसे ऐसे हजार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लात मार सकता हूं और मैंने मार दिया। आपने कुछ लोगों का जिक्र किया कि जो तेज प्रताप के साथ है, खुल के उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? अब ऐसे छोटे लोगों का मैं क्या ही नाम लूँ, ऐसे छोटे लोगों का क्या नाम लूँ जिनको आप मतलब उनके घर के बगल में उनका नाम पूछिएगा तो उनको लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे छोटे लोगों का नाम मैं लेके क्या ही उनको फेमस करना है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों का नाम लेना चाहिए मुझे। जैसे कि अभी तो आप पद पे नहीं है, तो अब आपका आगे का प्लान क्या है? किसी पार्टी के साथ विलय करेंगे, पार्टी में जाएंगे, या फिर अपनी कोई पार्टी बनाने की नीति है? देखिए, पद पे तो ऐसे मेरे पास मैं पंच सरपंच संघ, जो कि जिसकी संख्या पूरे बिहार में लगभग 1,25,000 है, वार्ड सदस्य संघ 1,14,667 वार्ड है पूरे बिहार में। उसके बाद रसोइया महाफ्रंट, लगभग 2 लाख रसोइये पूरे बिहार में है। मैं रसोइया महाफ्रंट का संरक्षक हूँ, वार्ड सदस्य संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पंच सरपंच संघ का मैं संरक्षक हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो इतने सारे पदों पे तो मैं पहले से ही हूँ और मेरे पास लगभग इन सबको मिला के 5 लाख की टीम है। जो मैं चाह रहा था कि जिनके हितों की बात अगर हमारी पार्टी करती, हमारे नेता करते, तो जो आज कहीं भटक रहे हैं, आज उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता और हमारी जनशक्ति जनता दल को भी एक बड़ी ताकत मिलती, और ऐसी ताकत मिलती जो समझिए कि बिहार के हर एक पंचायतों में, हर एक वार्ड में स्थित है
और एक एक व्यक्ति आज के दिन में, आज के डेट में 50 से 100 वोट को ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे लोग हमारे दल में जुड़ सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि अब जेजेडी जो है वो आरजेडी पार्ट 2 बनने की राह पर तो नहीं चल रही है? देखिए, जेजेडी जिस तरीके से अब उसमें कुछ लोग ने जो सिर्फ एक जाति की जो बात करनी शुरू कर दी, और अब तो आरजेडी को भी देखिएगा तो आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष कभी आदरणीय लालू जी का जो जाति रही है उनकी जाति का उन्होंने आज तक कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। तब आरजेडी इतनी फली फूली भी। आप उस जेजेडी में देखिए ना कि जेजेडी में तो सब जितना ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं जी, और किसी दूसरी जाति के लोगों का वहाँ पे स्थान ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब पता नहीं, मुझे लगेगा कि अब आने वाले समय में तो ये लोग बना ही रहे हैं उसको आरजेडी प्रधान पार्टी बन चुकी है। हाँ, अब वो भी जैसे हमको अगर लगता है कि भाई वो जाति भी उनको नेता मान लेती और एक बड़ा समूह इनके साथ जुड़ जाता, वो भी नहीं है। हम कहें कि 2-4 लोगों की पार्टी वो बन चुकी है, 2-4 लोग जो हैं वही मिलकर उस पार्टी को चला रहे हैं, 2-4 लोग ही उस पार्टी में हैं, उससे ज़्यादा लोग उसमें है नहीं। जैसे कि तेज प्रताप हमेशा कहते रहते हैं कि आरजेडी में कुछ जयचंद हैं, उन्होंने 5 जयचंदों के नाम भी लिए थे, तो खुद के पार्टी में अब जयचंद है तो फिर पार्टी अब कहाँ पे जाएगी? अब वो तो देख ही लीजिए कि कहाँ चली गई पार्टी कहाँ चली गई, वो तो देख ही लीजिए कि जिस तरीके से वो खुद ही अपने साथ ऐसे गद्दारों को अपने साथ में रखेंगे जो पार्टी को बर्बाद करने के लिए इनके साथ चिपके हैं। राष्ट्रीय कमेटी में होने के बावजूद वो प्रदेश की कमेटी में आ गए, तो समझिए कि किस मंशा से है। आदमी अपना प्रमोशन करता है कि डिमोशन करता है, और अगर डिमोशन करता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई ना मतलब है। ये नेता को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों उसने अपना डिमोशन किया। जो राष्ट्रीय कमेटी में था वो उसने प्रदेश में क्यों आए वो, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ है। खैर, हम इन सब चीज़ों को उतना तुल नहीं देते हैं, हम लोग सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। और रही बात अभी जो मुद्दा मेन चल रहा है यूजीसी का मुद्दे का, तो यूजीसी के लिए मुखर होकर हम लगातार बोलते हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि आज ये बात समाज की है, समाज की लड़ाई की बात है, और समाज के लिए अगर मैं खड़ा ना रह पाऊँ तो मेरे लिए बेकार है ये राजनीति करना। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल के यूजीसी के मामले को तो अभी लंबित कर दिया गया है, उसमें सुधार की प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 85% जो अभी ओबीसी एसटी एससी कम्युनिटी के लोग हैं और 15% अब सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो आने वाला फैसला क्या हो सकता है? जनरल वालों के लिए पक्ष में होगी या फिर वही नियम होंगे? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़रूर इस चीज़ को सोचेगी, सुनेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि न्यायालय जो है एक पक्षीय फैसला देगी। न्यायालय ने इस पे विराम इसीलिए लगाया है कि इसका पुनः संशोधन होके उसको पेश किया जाए, ताकि हर जाति धर्म के व्यक्ति को उसमें उचित स्थान मिले। सामान्य वर्ग के लोगों को भी स्थान मिले, ओबीसी को भी स्थान मिले, एससी एसटी को भी स्थान मिले। ये हमारी मांग है, हम यही चाह रहे हैं कि कम से कम हमें बोलने का तो हक दिया जाए। आप हमको बोलने से भी वंचित कर दीजिएगा तो कैसे होगा? कैसे ये देश समानता की बात करेगा? तो हम लोग जब समानता की बात कर रहे हैं तो समानता के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम हमसे बोलने का हक न छीना जाए। आप लगातार यूजीसी को लेकर बोल रहे हैं कि उसमें आपको त्रुटियां क्या नज़र आती हैं जिसका सरकार को है उसको ध्यान रख के उसमें काम करना चाहिए? देखिए, उसमें सबसे बड़ी त्रुटि तो यही है कि एक पक्ष को बोलने का ही अधिकार नहीं है। इससे बड़ी त्रुटि क्या हो सकती है? एक पक्ष को जिसको जन्म के आधार पर जिसको दोषी मान लिया गया कि अगर आप राजपूत ब्राह्मण भूमियार लाला हैं तो आप जन्मजात गुंडे हैं, आप ही शोषण कीजिएगा, ये मान लिया गया है। तो इससे बड़ी त्रुटि क्या होगी उसके अंदर? क्या क्रिमिनल किसी एक ही जाति और विशेष वर्ग के लोग होते हैं और जाति के लोग क्रिमिनल नहीं हैं? और आप बच्चों के अंदर जातिगत भेदभाव डाल रहे हैं, इससे बड़ी त्रुटि क्या होगी? आप ये बच्चा लेफ्ट या राइट ये नहीं समझना है ना। हो सकता है कभी इस साइड के भी बच्चे खराब हो, कभी इस साइड के भी बच्चे खराब हो। तो हम लोगों को तो दो बच्चा जब लड़ता है तो हम दोनों को कहते हैं कि लड़ते क्यों? बड़ों का तो यही काम है ना कि भाई लड़ाई खत्म करो और दोनों अपना अपना काम करो, अच्छे से रहो। कि हम दोनों में लड़ाई लगवाते हैं कि नहीं तुम सही है तुम गलत है, हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना। तो सरकार चूंकि पूरे
पूरे देश की सरकार है और जो बच्चे हैं वो उनके भी बच्चे हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि कम से कम बच्चों के साथ इस तरह का जातिगत पक्षपात ना करे। सरकार को चाहिए कि बच्चों के अंदर जातिगत भेदभाव पैदा ना करे, उनके अंदर ऐसा जहर ना घोले। बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि भाई हमको सबके साथ मिलजुल के रहना है, और आगे आगे जाते जाते एक ऐसा काला कानून आप ला देते हैं जिसके उसके अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाती है। ये गलत है ना। और आप कहते हैं अशिक्षित लोगों में ये भेदभाव होता है। आप तो शिक्षित लोगों में ये भेदभाव ला रहे हैं। शिक्षा तो भेदभाव मिटाने के लिए आया है, ना कि भेदभाव पैदा करने के लिए लाया गया है। तो आप शिक्षा को भेदभाव पैदा करने के लिए लाए हैं, ये नहीं होना चाहिए। और खासकर कि मतलब उच्च संस्थानों में तो ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन खैर सरकार है, सरकार हमारा आखिरी सवाल है आपसे, क्या आप पार्टी में बने रहेंगे या फिर पार्टी को छोड़ने वाले हैं? कोई मतलब अभी वर्तमान पार्टी में हम हैं, ठीक है, और जो भी रणनीति होगी आपको तो सूचना मिल ही जाएगी। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए थे जेजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयसिंह राठौर। उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि पार्टी की अभी स्थिति क्या है, पार्टी में कौन से ऐसे लोग हैं जो पार्टी को गर्त में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज़ के साथ, और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।